हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका रिसेंटली आईपीओ खुला है और बहुत ही जल्दी आईपीओ मतलब शेयर का लिस्टिंग भी होने वाला है। कंपनी का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, रिस्क क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, ये सब कुछ डिटेल में समझ के और फिर देखते हैं कि इसमें आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग का कंपनी के बारे में कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कैसी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का इशू जो ओपन हुआ है वो 5 सितंबर 2022 को हुआ है और 7 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, यानी कल ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड जो है 500 से 525 रुपया के रेंज में है। इशू का साइज जो है आप देख सकते हैं मिलियंस में दिया हुआ है। तो 79,20,000 या फिर 7,92,08,316 इतना मिलियंस में है। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, इसका डिटेल थोड़ा सा। कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड इज इंडियाज ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टैब्लिश्ड इन 1921। तो 1921 में इस बैंक का स्थापना हुआ था और ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट बैंक है। इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस to retail customers, micro, small and medium companies and others. TMB has robust portfolio of advances and deposits from a diverse customer base which includes retail, agriculture and MSME. तो अपने को अब यहाँ पर जो चीज समझना है और जिस चीज पे ध्यान देना है, पहला चीज ये है कि इसका जो कस्टमर बेस है काफी डाइवर्स है। और इनके मेन कस्टमर्स कहाँ पर है? रिटेल में है, एग्रीकल्चर में है एंड मीडियम एंड स्मॉल साइज जो बिजनेसेस होते हैं उनको ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। As on March 22, the bank has strong branch network of 509 branches and total customer base of 5.08 million, यानी करीब करीब 50 लाख कस्टमर है इनके पास। It is headquartered at Thuthukudi, Tamil Nadu, India. The bank has built a strong presence in the state of Tamil Nadu with 369 branches and 949 ATMs. तो आउट ऑफ 509 ब्रांचेस आप देख सकते हैं 369 ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में। तो कहीं ना कहीं इनका 70 to 80% बिजनेस जो है, 70-75% बिजनेस ये तमिलनाडु में फैला हुआ है। तमिलनाडु के बाहर कहां इनका प्रेजेंस है? बिसाइड तमिलनाडु, टीएमबी हैज साइजेबल प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सॉरी। तो तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इनका बिजनेस है विथ प्रेजेंस अक्रॉस 90 ब्रांचेस। तो 90 ब्रांचेस इनके यहाँ पर है, इन शहरों में। उसके अलावा भी और कोई शहरों में इनका प्रेजेंस होगा, ऐसा नहीं है कि खाली इन्हीं चारों में है। इसके अलावा भी इक्का दुक्का ब्रांचेस दूसरे जगह भी हो सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसीड्स इकट्ठा करेंगे, जो पैसा इकट्ठा करेंगे, वो पैसे को यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ का? आईपीओ का ऑब्जेक्टिव ये है दैट दे वांट टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स ऑगमेंटिंग इट्स टायर 1 कैपिटल टू मीट इट्स फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए ये लोग ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, ताकि क्या होगा, कैपिटल बेस जब इनका बड़ा हो जाएगा तो ये लोग और भी ज्यादा लोन्स दे पाएंगे, अपने बिजनेस को और बड़ा कर पाएंगे। द ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर विल आल्सो बी यूज्ड टुवर्ड्स मीटिंग द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ऑफर। तो ये जो ऑफर लेके आ रहा है आईपीओ का, उसमें जो अंडर राइटिंग कमीशन देना होगा, जो कुछ खर्चा होगा, वो भी इसी से जो कलेक्शन आया है वहां से मीट आउट किया जाएगा। अब आईपीओ के बाद प्रमोटर का देखिए, प्री इश्यू भी प्रमोटर कोई नहीं है कंपनी का, 0% होल्डिंग है। यानी इसका मतलब होता है कि इट इज कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। ये कंपनी कैसी है? कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड है। अदर्स यानी पब्लिक के पास, पब्लिक एंड अदर्स यानी प्रमोटर के अलावा बाकी लोगों के पास पूरा 100% शेयर है। तो यहाँ पर जो इशू होगा 75% किसके पास जाएगा? क्यूआईबीज के पास, 15% जाएगा एनआईबीज के पास एंड 10% होगा हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। क्यूआईबी मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी ये लोग इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड
प्राइवेट इक्विटीज ऐसे लोग हो गए। इनका अगर मैं थोड़ा सा अर्निंग्स का बात करूं तो नेट इंटरेस्ट इनकम, याद रखिएगा ये मिलियंस में है, नॉर्मली हम लोग को आदत है क्रोर्स में देखने का, पर यहाँ मिलियंस में दिया हुआ। तो इसका FY22 में नेट इंटरेस्ट अर्निंग कितना, इंटरेस्ट इनकम कितना था, 1319 करोड़ के आसपास था। 2021 में ये 1537 करोड़ हो गया और आज ऑलमोस्ट 1815 करोड़ हो गया। तो यानी कोविड पीरियड में भी हम लोग देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनका इंप्रूव हुआ है। पीपॉप क्या होता है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पीपॉप का फुल फॉर्म प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी प्रोविजंस बनाने से पहले नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम माइनस खर्चा करके कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। तो पहले 995 करोड़ था, वो बढ़ के 1202 करोड़ हुआ और अब बढ़ के ये 1526, ऑलमोस्ट 1527 करोड़ हो गया। तो यहां भी हम लोग को ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो 407 करोड़ था, वो बढ़ के 603 करोड़ हो गया और आज के डेट में ये ऑलमोस्ट 822 करोड़। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हो 28 रुपया, वहां से 42 रुपया हुआ, आज ऑलमोस्ट 58 रुपया का ईपीएस है। बुक वैल्यू कंपनी का 279, वहां से बढ़ के 321 हुआ, अभी 374.75 है। तो प्राइस जो आ रहा है 525 रुपया के प्राइस रेंज मैक्सिमम में है और बुक वैल्यू 375 है। तो प्राइस टू बुक अगर मैं बात करूं तो 1.3 1.4 के आसपास का प्राइस टू बुक बनता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मैं बात करूं तो 3.6 से बढ़ के 3.8 हुआ, वहां से बढ़ के ये 4.1%। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट अगर हम HDFC का, ICICI बैंक का लें तो दे आर मेकिंग निम्स ऑफ 4.1%। तो उनके टक्कर का निम्स ये कंपनी मेंटेन कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट देखें 1 से 1.3 हुआ, अभी 1.7 का रिटर्न ऑन एसेट है। एनी रिटर्न ऑन एसेट बियॉन्ड 1.5 इज वेरी गुड। 1.5 से ऊपर का अगर रिटर्न ऑन एसेट किसी भी कंपनी में आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मैं बात करूं तो वो 10.7 से बढ़ के 14.1 हुआ और वहां से बढ़ के 16.6%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ऊपर अगर होता है तो वो बहुत एब्सोल्युटली गुड माना जाता है। तो ये सब बैंकिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि अच्छा है कि खराब। तो वैसे ये रिटर्न ऑन एसेट जब भी 1.5 से ऊपर हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ऊपर हो, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि 509 ब्रांचेस हैं। अब इसका सब डिवीजन देखते हैं कि ये ब्रांचेस कहां पर है। उसमें से 106 ब्रांच इनका रूरल एरिया में है, 247 जो है वो सेमी अर्बन एरिया में है, 80 ब्रांचेस अर्बन में है एंड 76 इन मेट्रो सिटीज। यानी मेट्रो सिटीज में इनका प्रेजेंस अभी भी बहुत कम है। मेन इनका प्रेजेंस कहां पर हो गया, गांव में और सेमी अर्बन एरियाज में हो गया। द ओवरऑल कस्टमर बेस इज 50 lakhs, ऑलमोस्ट 51 lakhs एज ऑन 31st मार्च। अभी थोड़ा और भी बढ़ गया होगा। एंड 4.05 मिलियन और 79.8% ऑफ इट्स कस्टमर हैज बीन एसोसिएटेड विद द बैंक फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। यानी ये बोल रहे हैं कि टोटल कस्टमर बेस कितना है, 51 lakhs के आसपास है। उसमें से ऑलमोस्ट 78% ऑफ द कस्टमर इनके साथ पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म एसोसिएशन कस्टमर के साथ। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कस्टमर्स आर 5 years old and has contributed to INR 3,50,142 million, यानी एक तरह से ऑलमोस्ट 35,14 इतना रुपया ऑलमोस्ट इनके मदद से डिपॉजिट्स आया है बैंक में, विच इज 78% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। यानी ये जो 5 साल पुराने कस्टमर्स है जो लॉन्ग टर्म इस बैंक के साथ एसोसिएटेड है, उनका डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट में उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 78% है। एंड टोटल एडवांसेस, एडवांसेस यानी बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उसमें ऑलमोस्ट 65% ऑफ द लोन ऐसे पुराने कस्टमर्स को दिया गया है। यानी पुराने कस्टमर से जो डिपॉजिट आया है दैट इज अराउंड 78%, एंड पुराने कस्टमर्स को जो लोन दिया गया, एडवांसेस दिया गया है, दैट इज 65% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो। TMB has second highest net profit for FY22 among its peer। यानी पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो इनके पीयर्स है उनके मुकाबले सबसे सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट जिस कंपनी ने कमाया है वो ये है। रिटर्न ऑन एसेट इज आल्सो हायर 1.66, जबकि मीडियन यानी बैंकिंग एवरेज का अगर मैं बात करूं पूरे इंडस्ट्री का तो इट इज ओनली 0.8%। आगे बात करें
The TMB was incorporated as Nadar Bank Limited in 1921. तो ये जब incorporate हुआ था तो इसका नाम था नादर बैंक लिमिटेड, ये 1921 में incorporate हुआ था, and its name was changed to Tamil Nadu Mercantile Bank in 1962. The bank received its license to carry on banking business from Reserve Bank of India in 1962. Since its incorporation, having headquartered at Tamil Nadu, India, it has built a strong presence in the state of Tamil Nadu with 369 branches and 949 ATMs. तो आप देख सकते हैं कि 62 में इनका नाम चेंज हुआ, आरबीआई से इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला, और उसके बाद इन्होंने अपना प्रेजेंस तमिलनाडु में काफी बढ़ा लिया। 370 ब्रांच ऑलमोस्ट इनके सिर्फ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इनका काफी बड़ा प्रेजेंस है। The bank also focused on diversifying its growth to high growth regions in India, which will help increase its network and client base. तो अब जब ये लोग तमिलनाडु में एकदम अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कर लिए, अब इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग तमिलनाडु से बाहर हाई ग्रोथ सिटीज जो है, हाई ग्रोथ रीजन, वहां पर अपने ब्रांचेस को काफी तेजी से एक्सपैंड करेंगे। एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि क्यों कंपनी आईपीओ ला रही है, ताकि उनको फंडिंग मिल सके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तमिलनाडु के अलावा इनका 15 स्टेट्स में प्रेजेंस है एंड 4 यूनियन टेरिटरीज में भी इनका प्रेजेंस है। सो अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु, इनका साइजेबल प्रेजेंस कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। बट सिर्फ ये 4 या 5 स्टेट नहीं है, टोटल 15 स्टेट में इनका प्रेजेंस है, जहां मेन प्रेजेंस तमिलनाडु में है और बाकी ये 4 में साइजेबल प्रेजेंस है। बाकी जगह जैसे मान लीजिए, अगर दूसरा मैं अगर बात करूं, कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, वहां पर इनका कोई खास प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो और बड़े बड़े सिटीज या रीजन है, वहां इनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं। अब आते हैं इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि ये लोग जो लोन देते हैं, बैंक का बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना और लोन देना। तो जो सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी बैंक के लिए, वो होता है कि वो लोग का लोन जो इन लोग एडवांस देते हैं, वो एडवांस किसको देते हैं? तो बैंक्स में क्या होता है, पीएल स्टेटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है कि आपने जो लोन दिया है वो किसको दिया है और कितना डाइवर्सिफाइड है, ताकि अगर किसी एक सेक्टर में कुछ दिक्कत आ जाए इंडस्ट्री वाइज, तो आपका पैसा बैड डेट में ना चला जाए और आपको बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग का जरूरत ना पड़े। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कि आप ऐसा नहीं कि एक ही जगह या गिने चुने किसी कंपनी को आपने बहुत सारा लोन बांट दिया। वरना हम लोग हिस्ट्री में देख चुके हैं कि यस बैंक के साथ क्या हुआ, उन्होंने मेजरली सारा लोन किसको दिया था? एडीएजी ग्रुप को दिया था, और जब एडीएजी ग्रुप फेल हुआ तो उसके साथ साथ बैंक भी डूब गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि इन लोगों ने अपना लोन कहां कहां बांट रखा है। एमएसएमई को दे रखा है। एमएसएमई यानी क्या? The bank primarily offers loan product to MSME customers in manufacturing, trading services sector. These loans are typically in form of working capital, flexible security conditions, and loan for establishing and enhancing business. यानी बिजनेस लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए दिया है। कितना है यहाँ पर? ड्यूरिंग FY 2021-22, तो 3 साल का रिकॉर्ड है। 38%, 39% और आज के डेट में अगेन 37.5% ऑफ द लोन कहाँ दिया हुआ है? एमएसएमई को। यानी टोटल जो एडवांसेस हैं बैंक ने दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, उसमें 37.5% ऑफ द लोन उन्होंने कहाँ दे रखा है? एमएसएमई को दे रखा है। एग्रीकल्चरल कस्टमर्स को क्या करते हैं ये लोग? दे प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स को भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेट्स अगर है उनको भी देते हैं। इट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ लोन्स टू एग्रीकल्चरल कस्टमर टू केटर देयर पर्सनल एंड business needs like short term crop loan to meet various financial requirements like purchasing machinery with specific terms and conditions. तो यहाँ पर इन लोगों ने कितना लोन दे रखा है? आज के रेट में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो एग्रीकल्चरल कस्टमर्स को दिया हुआ है। रिटेल कस्टमर्स में है तो बैंक प्राइमरीली ऑफर्स होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन एज वेल एज सिक्योरिटी बैक्ड लोन ऑफ वेरियस टाइप टू इट्स रिटेल कस्टमर्स। तो रिटेल कस्टमर्स को भी बहुत अलग अलग टाइप का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 2021 एंड 22 द रिटेल कस्टमर्स कंट्रीब्यूटेड 19.3, 20.6 और आज के डेट में इट इज 20.4, यानी 38% करीब करीब एमएसएमई हो गया, 30% के आसपास एग्रीकल्चरल हो गया तो 68, और यहाँ पर 20% ऑलमोस्ट रिटेल लोन हो गया, तो 88% ऑफ द लोन तो इन तीनों में आ गया। बाद बाकी 11-12% कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ये लोग लोन देते हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर्स यानी जो कंपनीज है उनको लोन देते हैं। अब इंटरेस्टिंग है कि सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है।
तो बोल रहे विथ फोकस ऑन कीपिंग रिस्क रिलेटिवली लोअर in addition to strong underwriting process, TMB has consistently maintained and further increased its secured lending from 98.8% of the bank's overall advances in FY20 to 99.2% as on FY22. यानी एज ऑन FY22 टोटल लोन जितना भी इन्होंने बांटा है 99.2% ऑफ द लोन सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन का मतलब है उसके अगेंस्ट इन लोगों ने कुछ सिक्योरिटी ले रखा है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन कि अगर बैंक लोन लेता, लोन जो दिया है सिक्योर्ड लोन है, तो वहां पर क्या है, डूबने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आता है कि इन लोग के पास पैसा कहां से आता है, तो पैसा इनके पास जो आता है डिपॉजिट्स के थ्रू आता है मेन। तो डिपॉजिट्स का बात करें तो टोटल डिपॉजिट जो है बैंक का हैज इंक्रीज्ड एट अ कैगर ऑफ 10.5% फ्रॉम 3,68,250 million in FY20 to 4,49,000, यानी एक तरह से ऑलमोस्ट 44,933 करोड़ रुपया इनका डिपॉजिट है। ये टोटल डिपॉजिट एज ऑन FY22। इट्स करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट, जिसको हम कासा डिपॉजिट बोलते हैं, कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 25.8% एंड INR मिलियन 30.5% इन द टोटल डिपॉजिट। यानी ये बोल रहा है कि जो करंट अकाउंट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 25.8%, और सेविंग्स अकाउंट में जो डिपॉजिट आया है दैट इज 30.5% रेस्पेक्टिवली टू द टोटल डिपॉजिट्स। दोबारा एक बार पढ़ते हैं, इट्स करंट अकाउंट ड्यूरिंग FY20 एंड FY22, यानी FY20 और FY22 का बात कर रहा है। तो FY20 में इनका कासा डिपॉजिट कितना हुआ करता था, 25.8%, और आज FY22 में इनका कासा डिपॉजिट कितना है, 30.5%। तो ये नंबर थोड़े से लोअर है। आई वुड हैव लाइक कि ये करीब करीब 40-42% होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि अच्छे अच्छे बैंक्स का अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का बात करें, आप ICICI बैंक का बात करें, तो इनका कासा डिपॉजिट थोड़ा सा इससे बेटर है। तो हो सकता है कि जब ये लोग का ब्रांचेस एक्सपैंड होगा तो उसके साथ कासा डिपॉजिट इनके बढ़ जाएंगे। फिर बोल रहे फर्दर ड्यूरिंग FY2022 रिटेल टर्म डिपॉजिट, तो रिटेल से जो टर्म डिपॉजिट है दैट कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 89.1%, यानी टर्म डिपॉजिट जो टोटल है उसमें रिटेल डिपॉजिट 89.1% है और 87.1% एज ऑन FY22। तो डिपॉजिट्स में इनके पास सेविंग्स बैंक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके डिटेल पढ़ सकते हैं, वैसे उतना हम लोग को पता है सेविंग्स बैंक क्या होता है। करंट अकाउंट है इनके पास, फिर अदर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट ये लोग लेते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। तो नॉर्मली सारे बैंक्स जैसे काम करते हैं ये लोग भी काम करते हैं, तो नथिंग न्यू अबाउट इट। ठीक है, अब फी बेस्ड प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। अब फी बेस्ड प्रोडक्ट में ये लोग क्या करते हैं, द TMB offers various fee-based product including issuing debit cards, credit cards, general insurance, life insurance, online billing payments, डिपॉजिटरी सर्विसेज, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ई स्टैंपिंग। तो ये सारा जो फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके अगेंस्ट में इनको क्या मिलता है, कुछ फी मिलता है, सालाना फी ये लोग अपने कस्टमर से लेते हैं, दैट इज देयर फी बेस्ड इनकम। फिर ये लोग RTGS, NEFT, IMPS, कार्डलेस ATM ये सब फैसिलिटी देते हैं, उसका कुछ फीस लेते हैं। तो नथिंग न्यू, सारे बैंक जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस ये लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी कुछ अलग कर सकती है। जैसे क्या होता है, बैंकिंग बिजनेस जो है बहुत यूनिफॉर्म है, हर बैंक मोर और लेस एक ही काम करता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये बैंक कुछ अलग कर रहा है वो बैंक कुछ अलग कर रहा है। बैंक में अगर डिफरेंस होता है तो उनके बैलेंस शीट में डिफरेंस होता है। बिजनेस सबका एक ही होता है, बैलेंस शीट डिफर करता है कि भाई किसने कितना अच्छा तरीका से रिसर्च करके अवेयरनेस के साथ लोन बांटा है और किसने अंधाधुंध खाली टारगेट अचीव करने के लिए लोन बांटा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन से HDFC बैंक और आज येस बैंक के बीच में। HDFC बैंक ने बहुत सोच समझ के लोन बांटा, उनका लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है, होता भी है तो बहुत माइन्यूट में होता है। और दूसरे तरफ येस बैंक ने क्या गलती किया था कि उन्होंने एक ही कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा लोन बांट दिया, और जब वो कॉर्पोरेट फेल हुआ तो पूरा बैंक को ले डूबा। तो यहां पर क्या हो जाता है कि बैंक में हम लोग को देखना होता है उनका असेट क्वालिटी कैसा है। बिजनेस मॉडल तो सबका सेम है, सबको वही लेना है, डिपॉजिट लेना है। डिपॉजिट लेने का तरीका क्या है, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट एंड सेविंग्स डिपॉजिट, यही है उनके पास। लोन देना है तो लोन देने के लिए कहां कहां लोन देंगे, ठीक है, तो लोन कहां दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, कैसे स्ट्रेटेजी से दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
फिर इनका बिजनेस पोर्टफोलियो का बात करें तो ये लोग काफी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज में ये लोग क्या करते हैं, दे ऑफर सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप बैंकिंग, डीजी लॉबी, फी पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब करते हैं। कॉर्पोरेट प्रोडक्ट्स में ये लोग कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस में ये लोग क्या करते हैं, द ट्रेजरी ऑपरेशंस फोकस ऑन मैनेजमेंट ऑफ इट्स फंड्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, असेट लायबिलिटी गैप्स का मेंटेन करने का काम, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी पोजीशंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ये सब इनका ट्रेजरी ऑपरेशंस में आता है। मैनेज ट्रेड्स इन इक्विटी एंड फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, यूटिलाइज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल अक्रॉस मार्केट, ये सारा काम जो ये लोग करते हैं, ये सब किसी भी बैंक के लिए ये ट्रेजरी ऑपरेशंस माना जाता है। अब इनका जो मेजर लोन है जो ये बोल रहे हैं, द बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस इंक्लूड एडवांस फॉर agriculture, MSME, education, housing, renewable energy, and social infrastructure. As on March 2022, its lending to 131 priority sector contributes 72.6%. तो आज के रेट में 72.6% ऑफ द एडवांसेस इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है। डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो इट डिलीवर्स इट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू कस्टमर थ्रू ब्रांचेस एंड अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल्स, primarily through CRM, ATM, e-lobbies, POS, TMBs. Pan India distribution has allowed bank to offer its customer differentiated product. तो nothing extraordinary. इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या हो सकता है कि रिच हेरिटेज है, डेडिकेटेड कस्टमर बेस है और सर्विस ये लोग अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तमिलनाडु में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और प्लान है कि आगे चल के और भी स्टेट्स और सिटीज में ये लोग एक्सपैंड करेंगे। इनका जो एडवांसेस है ये फोकस एमएसएमई में, एग्रीकल्चर और रिटेल में है। तो कॉर्पोरेट लोन बुक इनका बहुत कम है। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरेट लोन्स जब फेल होता है तो बैंक को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो कॉर्पोरेट लोन बुक बैंक चाहती है कि हम कम से कम रखें, तो इसलिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है कि कॉर्पोरेट लोन बुक इनका कम है। कंसिस्टेंट डिपॉजिट ग्रोथ है और लो कॉस्ट कासा पे इनका फोकस है। कासा ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। 30.5% ऑफ द बुक्स इज कासा टुडे, तो दैट इज गुड। तो वहां पर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम हो जाता है। असेट क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बैंक में देखने का, वो होता है असेट क्वालिटी। तो ग्रॉस एनपीए ऑफ द बैंक हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.6% इन FY20 to 1.7% in FY22. TMB has reported relatively lower GNPA of 1.7% compared to 4.4% एज अ मीडियन। यानी पूरे अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का बात करूं तो एवरेज में मीडियन जो है जीएनपीए बैंकिंग इंडस्ट्री का वो 4.4% है। उसके मुकाबले इनका जीएनपीए कितना है, सिर्फ 1.7%। इनका जो टिकट साइज ऑफ लोन होता है ये कितना होता है, ये ऑलमोस्ट 0.31 मिलियन होता है। यानी करीब करीब 30,000 रुपए से 34,000 रुपए तक का छोटा छोटा लोन ये लोग देते हैं। फिर द बैंक मेंटेन्ड इट्स पीसीआर, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक का है, दैट इज 87.9%, विच इज वेरी गुड। तो ग्रॉस एनपीए इज 1.7%, प्रोविजन कवरेज रेशियो इज 87.9%। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं फ्रॉम द असेट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इट हैज मेड टोटल प्रोविजनिंग ऑफ 2496 मिलियन, यानी 249 करोड़ का टोटल प्रोविजनिंग मेंटेन कर रखा है। एंड टोटल राइट ऑफ जो इन्होंने किया है, टोटल 2057 करोड़ का राइट ऑफ कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ये दिखा रहा है कि इनका जो टिकट साइज है काफी छोटा है, तो बैड डेट जब होगा तो बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। फिर इनका ग्रॉस एनपीए जो है 1.7% है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी सही है। इन्वेस्टमेंट रैशनल और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड इनका अच्छा रहा है, वो हम लोग देख चुके हैं। और बैंक जो है ये पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज्ड है। तो किसी प्रमोटर के हाथ में ये बैंक नहीं है कि प्रमोटर लालच में आके कोई तरह का गलत डिसीजन ले ले। अब ये लोग स्ट्रेंथ आगे क्या फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ किस तरह से लाएंगे, दे फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द डिपॉजिट एंड एडवांस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसको बढ़ाना चाहते हैं ये लोग आगे। इसी वजह से ये लोग जो आईपीओ ला रहे हैं उसके पैसे से लोग ब्रांच को बढ़ाएंगे, अपना लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और ज्यादातर इनका फोकस यही रहेगा कि हम सिक्योर्ड लोन आगे भी चल के लोगों को दें। टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, कि हम लोग टेक्नोलॉजी को और बेटर बनाएंगे आगे चल के ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस और बेटर हो। और स्ट्रेंथ करेंगे अपने असेट क्वालिटी को और भी अच्छा करेंगे ताकि जीएनपीए और एनएनपीए और भी कम हो जाए। अब आता है कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ तो देखिए ऑलरेडी हम लोग इतना सारा पढ़े, वो सारे स्ट्रेंथ ही थे।
इंपॉर्टेंट है इसमें रिस्क क्या है, और ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। TMB इज वाइड स्प्रेड इन साउथ इंडिया, तो पूरा इनका बिजनेस मेनली साउथ इंडिया पे है। तो कल को अगर तमिलनाडु में कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिकल चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट कंडीशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ चेंज हो जाता है, पॉलिसी कुछ चेंज हो जाता है, तो इनको दिक्कत हो सकता है। 37.7% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर और 53.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू पेंडिंग लीगल प्रोसेस एट वेरियस फोरम्स। तो ये काफी खतरे की घंटी है कि इतना शेयर्स इनका लीगल पचड़े में फंसा हुआ है। ठीक है, तो लीगल प्रोसेसेस अलग अलग फोरम में चल रहे हैं, वहां पर इतना शेयर्स इनका फंसा हुआ है, तो दैट इज अ रिस्क। ठीक है, एंड प्रोसीड्स अगेंस्ट बैंक हैव बीन इनिशिएटेड बाय वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी इंक्लूडिंग आरबीआई एंड डायरेक्टोरेट। तो आरबीआई ने इनके खिलाफ केस कर रखा है, और डायरेक्टोरेट ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनके खिलाफ केस कर रखा है, और इनका इनके ऊपर पेनल्टी लगा रखा है। TMB has issued notices and begun various recovery process against defaulting borrowers in accordance with SARFAESI Act. And failure by such borrowers to repay the outstanding borrowing in accordance with such notice may have a negative impact on the business. अब इन लोगों ने काफी अपने कुछ कस्टमर्स पे केस कर रखा है अपने रिकवरी के लिए। अगर वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो इनको झटका लग सकता है। द बैंक इज वल्नरेबल टू ऑपरेशनल रिस्क लाइक फ्रॉड, पिटी थेफ्ट, नेग्लिजेंस, ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये किसी में भी हो सकता है। The bank has received and may in future receive multiple anonymous whistleblower complaints which may adversely affect the reputation. यानी पास्ट में भी इनको विसिल ब्लोअर से कंप्लेन मिला हुआ है, फ्यूचर में भी मिल सकता है, तो वहां से बैंक का रेपुटेशन स्टेक पे आ सकता है। The bank is subject to strict regulatory requirement on prudential standards and failure to comply with laws. तो ये तो सारे बैंक के लिए नॉर्मल है। तो ये जो दो तीन रिस्क जो है कि इनका शेयर्स पचड़े में फंसा हुआ है, ये लोग के ऊपर आरबीआई ने प्रोसीडिंग्स कर रखा है, ये लोग अपने कस्टमर्स के ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग कर रखते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा बैंक के फंडामेंटल्स को नेगेटिव बना देता है। और खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री में, जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां भी इस तरह का लीगल कचड़ा हो ज्यादा, और प्रमोटर के शेयर्स थोड़े, प्रमोटर तो नहीं बोलूंगा, जहां शेयर्स प्लेज है या क्या 37.7% कहां पर लीगल प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, क्या लीगल प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, हम लोग को पता नहीं है। अदरवाइज बैंक के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपेयर टू अदर बैंकिंग इंडस्ट्री इनके नंबर्स अच्छे हैं। बट वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है, 500-525 रुपए पे जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव दिख रहा है। और दूसरा, ये जो रिस्क में दो तीन चीज बता रहा है, माई पर्सनल व्यू इज आई विल ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस बैंक। पर अगर हम कंपेयर करें, अगर अपने पीयर से कंपेयर करें, तो आप देख सकते हो कि हर मामला में ये लोग अच्छे हैं। इनका रिटर्न ऑन एसेट 1.7 किसी का नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.4% किसी का यहाँ पर नहीं है, ईपीएस 57.7 ऑलमोस्ट इनके कंपैरिजन में जो छोटे मोटे बैंक है कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि नंबर वाइज दे आर एक्सेप्शनली वेल, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं मुझे। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स अगर ये पीएस से कंपेयर करें तो इट लुक्स अ वेरी गुड बैंक, फंक्शनिंग इज गुड, बहुत पुरानी बैंक है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, सब कुछ अच्छा है। मेरा कंसर्न सिर्फ यही दो चीज को लेके है, ये 37.7% का क्या दिक्कत है, आरबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन पे क्या प्रोसीडिंग्स कर रखा है। और ये सब चीज क्या होता है कि जब तक कोर्ट कचहरी का मामला में बैंकिंग इंडस्ट्री अगर फंसी रहे, तो थोड़ा सा आई थिंक वन शुड नॉट अप्लाई फॉर आईपीओ, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बी सेफ। अगर आपको अप्लाई भी करना है, एक छोटा सा लॉट अप्लाई कर दीजिए जहां रिस्क, आप जितना रिस्क ले सके उतना ले सकते हैं। बट एक बार इसको आईपीओ लिस्ट हो जाने दीजिए, महीना भर या एक क्वार्टर का रिजल्ट और देख लें, क्योंकि क्या होता है जनरली ट्रेंड देखते हैं कि 3 साल का रिपोर्ट देना पड़ता है। तो जब भी किसी बैंक को या किसी कंपनी को भी आईपीओ लाना होता है ना, वो लोग थोड़ा सा अपने नंबर्स के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं टू मेक इट लुक गुड। और बैंक्स में क्या होता है कि अंदर में इतना कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है जो हम लोग को एज ए रिटेल इन्वेस्टर नहीं पता चलता है, कि इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट नंबर्स। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने किया होगा, इट लुक्स टू बी अ वेरी जेन्युइन कंपनी, बट अगर ऐसा कुछ है अंदर में मैनिपुलेशन तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से हमें एक दो क्वार्टर का रिजल्ट इनका देखना चाहिए, परफॉर्मेंस, और उसके बाद अगर कोई बड़ा पोजीशन लेना है तो लेना चाहिए। और अभी आईपीओ में अगर आपको लगाना है तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें लगाया जा सकता है, नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। सो दिस वाज माय रिसर्च, दिस वाज माय
स्टडी अबाउट दिस कंपनी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और कंपनी पे रिसर्च आप चाहते हैं कि हम करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।